हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज एक हम ऐसे डिसीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम मात्र सुन लेने से ये कह लीजिए जिस पेशेंट में, जिस रोगी में इसकी सिर्फ आशंका जता दी जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा आखिर कौन सा रोग है जो इतना खतरनाक होता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोग के बारे में जिसका नाम मात्र सुन लेने से यह पता चल जाए कि यह रोग, आप इस रोग से आप पॉजिटिव हैं और वह किसी भी प्रकार का हम लोगों को असर ना दिखाई दे, फिर भी वहां पर रोगी को बहुत सारे जो है समस्याएं होने लगती हैं, या ये कह लीजिए कि एक जीवन जीने की एक, आप ये कह सकते हैं कि आशा सी लगती है कि आशा ही खत्म हो जाती है जीवन जीने की। तो आखिर इतना खतरनाक या इतना भयानक या इतना भयावह जो रोग है, उस रोग का नाम क्या है? तो आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, आपने बोर्ड पर लिखा भी देख लिया होगा ऐसा कौन सा रोग है। तो उस रोग का नाम आप भली भांति उस रोग से परिचित होंगे क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। यदि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, आप हमारे टच में रहते हैं, इस रोग का नाम आपने सामाजिक स्तर पर भी सुना होगा और आपने बस, ट्रेन या इन जगहों पर आप सामाजिक स्थलों पर जाते हैं तब भी इस रोग का जिक्र होता है। लेकिन वास्तव में क्या जितना हम सुनते हैं उतना ही सही है या हमारी सुरक्षा के लिए उतना ही पर्याप्त है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं जी। इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए और जागरूकता इस हद तक की होनी चाहिए कि वो बात करने में आपको जागरूक करें, ना कि उसका मजाक बनाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें हमारे समाज में इस तरीके की फैली हुई हैं कि लोग उसका मजाक तो बना लेते हैं लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं समझते हैं। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर जो रोग है हमारा, उस रोग का क्या नाम है और वह रोग किस कारणों से होता है, उसका पैथोजन क्या होता है, वह हमारे शरीर में कैसे ट्रांसफर होता है, वह हमारे समाज में किस प्रकार से फैलता है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यह आखिर सबसे पहले कहां पर देखा गया और यदि यह बहुत ही खतरनाक है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है जिसे हम एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, एड्स कहते हैं। जिसे हम, एड्स जो है एक ऐसा खतरनाक, ऐसा भयावह, एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा भयावह रोग है जिसका मात्र नाम सुन लेने से ये कह लीजिए कि अच्छों को रूह कांप जाती है। तो हम बात करेंगे ये एड्स क्या है। एड्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिसीज। मींस एड्स उस रोग का एक संक्षिप्त नाम है जिसे हम आसानी से कह लेते हैं या हम आसानी से कह पाते हैं। तो उस रोग का नाम एड्स है। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम सीखते हैं। तो यहां पर देखेंगे एड्स क्या है। ए फॉर होता है एक्वायर्ड, आई फॉर होता है इम्यूनो, डी फॉर होता है डिफिशियंसी एंड एस फॉर होता है सिंड्रोम। देखेंगे यहां पर आखिर हमने इतना डिटेल से क्यों पढ़ा है, हमने इतना डिटेल से क्यों लिखा है, हम इतना डिटेल से क्यों सीख रहे हैं। तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो देखिए, हमारा WHO हो या हमारी सरकार हो, चाहती है कि हम लोग इसके प्रति जागरूक रहें, इस रोग से बचें, क्योंकि इस रोग का एक ही मात्र उपचार है, निदान है, सिर्फ जानकारी देना और जानकारी लेना और उसका पालन करना या उसका अनुसरण करना। मींस इसका बचाव ही हमारा नियंत्रण है, इसका बचाव ही हमारा उपाय है, इसका बचाव ही हमारा उपचार है। क्योंकि यहां पर हमारी कौन सी दवा काम करती है, कौन सी दवा काम नहीं करती है, कैसे हम बीमार होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो ए फॉर इक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में भी पूछा जाता है, क्योंकि आप जो भी बच्चे हमारे क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, आगे चल के BSc करते हैं या मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, आप देखेंगे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को ये पता भी होना चाहिए। ये एक सामाजिक सुधार का एक बहुत ही अच्छा पहलू है जो कि हम लोगों को जागरूकता के रूप में बताया जाता है और हमें
जागरूकता दिखानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और उसे खुद पर भी लागू करना चाहिए। तो एड्स का हिंदी में पूरा नाम होता है, एक्वायर्ड हो जाता है उपार्जित, प्रतिरक्षा इम्यूनो हो जाता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी हो जाता है अपूर्णता, सिंड्रोम हो जाता है संलक्षण। मींस किसी चीज की कमी से जो लक्षण बन जाए उसे हम संलक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसमें कमी आ जाए, डिफिशियंसी आ जाए, डिफिक्ट आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। मींस देखेंगे यहां पर कि आखिर कौन सी हमारी डिफेंस सिस्टम है, कौन सी हमारी इम्यून सिस्टम है जो हम में नहीं होती है, तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। हम लोग जब किसी के घर में छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, पहले क्या होता था कि जब छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेता था तो उसे घर के बाहर के लोगों को छूने नहीं दिया जाता था। क्या आप जानते हैं, आप मानेंगे कि ये सब क्या है, कौन सी मान्यताएं हैं, आप इनका गलत अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपसे बता दें कि उसका सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन था, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका इम्यून सिस्टम इज वेरी लो आर वेरी पुअर, बहुत ही कमजोर होता है, और इसीलिए जब कोई घर का बाहर व्यक्ति उसे टच करता है तो उसको नए नए बैक्टीरिया मिल जाते हैं, जिससे हो सकता है कि वह रोगों से या बैक्टीरिया से ना लड़ पाए और वह संक्रमित हो जाए। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, बच्चे को घर से कुछ दिन तक निकालते नहीं थे, यहां तक कि बाहर वाले को टच नहीं करने देते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता था उसे घर से निकालते, मोहल्ले से निकालते, फिर गांव से निकालते, और फिर वह क्या करता, वो फिर दूर दूर जा सकता। जैसे जैसे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे शरीर में अब इम्यून पावर होता है। अब बात यह आती है कि भाई इम्यून पावर क्या है। तो इम्यून पावर एक हमारी ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार में जो रोगाणु होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनसे लड़ने की जो हमें शक्ति देता है, या जो शक्ति होती है उसी को हम इम्यून पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून पावर कहते हैं। तो इम्यून पावर जो होती है रोगों से लड़ने का काम करती है, लेकिन जब वो नष्ट हो जाती है और उससे एक लक्षण उत्पन्न होता है, उससे एक दशा उत्पन्न होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। चलिए अब हम बात करते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण जो रोग है, जिसे हम इन शॉर्ट एड्स कहते हैं, तो यह कौन से वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या फंजाई के द्वारा होता है। तो आपको बता दें कि जब 19वीं सदी चल रही थी तो उस समय वैज्ञानिक हमारे जानते थे कि सिर्फ जो है, जैसे 19वीं सदी के आसपास इन्फ्लुएंजा जैसे खतरनाक जो एपेंडेमिक, जो महामारी चलती थी, उसमें लोगों की बहुत बड़ी तेजी के साथ बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती थी, जिसे हम महामारी कहते थे। तो ये भी 19वीं सदी में कई रोगों की महामारियां चली, लोग एक तरफ से मरते रहे। 19वीं के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सन 1934 में क्या हुआ कि ये देखा गया कि वायरस की खोज हो गई। भाई क्यों, देखो तब जाके पता चला, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताते हैं कि लोग पहले नहीं जानते थे कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई चीज होता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को डाउट हुआ कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जो एरियाज हैं उसमें भी रोग हो रहा है। तो वैज्ञानिकों को शक हुआ कि कोई ऐसा पैथोजन तो नहीं जो बैक्टीरिया से छोटा हो। तो उन्होंने क्या करा, तंबाकू की जो पत्तियां थी जिन पे टोबैको मोज़ेक वायरस था, उन पत्तियों को निकाला, तोड़ा, रस निकाला और उसको बैक्टीरियल फिल्टर से छाना, फिर उसको हेल्दी प्लांट की लिप्स में लगाया और वह इन्फेक्टेड हो गई। तब जाके सिद्ध हुआ कि भैया बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज है, तभी तो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर पाए, है ना। अब देखेंगे यहां पर हम बात करते हैं कि भैया जो एचआईवी है ये क्या है। एचआईवी इज अ वायरस ऑफ एड्स रोग का जो वायरस है उसे हम एचआईवी कहते हैं। अब एचआईवी ऑल्सो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ
वायरस। HIV भी क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, देखेंगे यहां पर लिखा हुआ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडिफिशियंसी एंड V फॉर वायरस। मीन्स ये भैया क्या है, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, मतलब मनुष्य में प्रतिरक्षा की अपूर्णता को कायम रखने वाला या उत्पन्न करने वाला विषाणु है। अब हम बात करते हैं कि भाई यहां पर हम देखेंगे कि जो सबसे पहले किसने देखा, किसने खोजा, तो रॉबर्ट गैलो ने डिस्कवर्ड किया सन 1984 में। सन 1984 में कहां पर, एक अमेरिकन हमारे वैज्ञानिक है रॉबर्ट गैलो ने, इन्होंने NIH में डिस्कवर करा। NIH क्या है भाई, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, एक संस्थान है, वहां पर इसके बारे में इन्होंने बताया। अब भाई बात आई कि इसका नाम किसने रखा, HIV का नाम किसने रखा, कब रखा गया, तो देखो वायरस का नाम रखने के लिए एक संस्था है, वायरस का नाम रखने के लिए एक संस्था है। जैसे आपने सुना होगा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, है ना, द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने करा, कैरोलस लिनियस ने। उसी तरह से हर एक चीज के नोमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसी तरह से विषाणुओं के नोमेनक्लेचर के लिए भी भैया क्या है, एक कमेटी है, क्या है, कमेटी है। एंड दिस इज कहा गया है मई, यानी इन 1986 में इसको नेम्ड दिया गया भाई HIV, किस कमेटी द्वारा, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस एंड नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नोमेनक्लेचर कमेटी ने क्या करा, इसको नेम्ड दिया, क्या दिया, नेम दिया HIV। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि HIV नाम रखा गया, किसमें देखा गया, सबसे पहले किसमें देखा गया, तो मद्रास, चेन्नई, आप जानते चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास। चेन्नई में, मद्रास में जो मादक पदार्थों के लती यानी साझा इंजेक्शन का प्रयोग करते थे, उनमें देखा गया। अभी वैश्याओं में देखा गया, वैश्याओं के समूह में देखा गया कि भैया कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है कि इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता ही विलुप्त हो गई, त्वचा कैंसर हो गया, गुप्तांगों पर दाने, बहुत सारे अभी लक्षण आपको बताएंगे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, है ना। चलिए अब ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझ में क्वेश्चन बनता है कि HIV अच्छा भैया दिखता कैसे, एड्स क्या है, एड्स HIV वायरस से होता है। HIV वायरस को किसने खोजा, किस संस्था ने नाम दिया। अब बात आती कि HIV दिखता कैसा है, तो HIV जो होता है ये एक वायरस है, और HIV दिखने में कैसा होता है, गोल सा होता है, गोल मटोल सा होता है, जैसे कदम का फल होता है। यहां पर स्ट्रक्चर फिलहाल हमने बना दिया है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको नोट्स लगी दिख रही है, नोट्स, घुंडियां 72, एंड दिस इज अ कवर, है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर, एंड दिस इज RNA, एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो ये भैया HIV है। HIV का डायमीटर कितना होता है, यहां पे हमने लिख दिया है, ठीक है, 0.1 म्यूएम, एंड इसको हम 100 नैनोमीटर भी कर सकते हैं, 100 नैनोमीटर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो HIV होता है, जो HIV होता है, ठीक है, ये हम लोगों के शरीर में कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, ठीक है, कैसे फैलेगा। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा फैलने से पहले हम देख लेते हैं जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे फैलता है, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं।
अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रसार होता है, प्रसार कैसे होता है ना, कैसे ये स्प्रेड करता है, ये कैसे स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसके निम्न कारण हैं। जैसे कि पहला हम लिखेंगे कि किसी भी प्रकार के शरीर के आंतरिक तरल पदार्थ से, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आप सोचते होंगे कि भैया ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब पहले कभी बंदरों का मनुष्य में चढ़ जाता था, सुअरों का ब्लड मनुष्य में चढ़ जाता था, तब तो हो जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं होता। और आपको एक बात बता दें कि वैज्ञानिक हमारे कहते हैं कि सबसे पहले एड्स देखा तो गया था मनुष्य में, लेकिन ये पहले बंदरों में हुआ करता था, पहले बंदरों में हुआ करता था, तो ये धीरे धीरे मनुष्यों में कैसे आ गया, है ना। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। अभी आप जब प्रसार के कारण या प्रसार या कारण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर कैसे कैसे फैलता है, क्या क्या किन कारणों से फैलता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि क्या करते हैं, रक्त आधान, रक्त आधान के द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ शरीर में आ जाते हैं। एंड दूसरा क्या होता है, साझा इंजेक्शन, क्या होता है, साझा इंजेक्शन, साझा इंजेक्शन से भी क्या होता है, प्रसार होता है। एंड तीसरा क्या होता है, होस्ट चुंबन, होस्ट चुंबन। होस्ट चुंबन क्या है, जैसे छोटा सा बच्चा है, लोग ओठों पे किस कर लेते हैं, ये गलत चीजें हैं, इससे बहुत सारे रोग फैलते हैं, है ना। एंड यहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बाई किसी भी इंजरी के द्वारा, है ना, बाई ब्लड टचिंग, यानी कि क्षतिग्रस्त भाग को छूने से, ठीक। नंबर 5, पसीने से, क्या हो जाता है, पसीने से, पसीने से भी हो जाएगा भाई। 6 नंबर है लार से, किससे हो जाता है, लार से भी हो जाता है भाई। अभी इनके कारण आप लोगों को बताते हैं, किससे हो जाएगा, लार से, ठीक है। अब देखेंगे साझा इंजेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। देखो जैसे किसी ने ब्लड डोनेट किया और उसको एड्स है, तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर चेक नहीं करता, नहीं चेक करता है। हम मान लें कि चेक करता है, तो उसने जब लेते समय चेक किया तो ब्लड उसका निगेटिव था, ब्लड उसका कैसा था, निगेटिव था, ठीक। अब जब उसने 3 साल बाद ब्लड को चढ़ा दिया किसी व्यक्ति में, पेशेंट में, तो आप सोच रहे होंगे सर क्या तब नहीं चेक किया, तब भी चेक किया, फिर भी क्या हुआ कि उसको निगेटिव आया। और जब पेशेंट को चढ़ा दिया, फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या हुआ, ये व्यक्ति जो है भैया पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम पूछे कैसे, तो आप बोलेंगे सर इसने कहीं दूसरी बार खून लिया होगा या इनमें से कुछ यूज किया होगा, है ना। अब देखिए अगर हम कहें कि भैया इसने ऐसे में से कुछ भी नहीं किया फिर भी हो गया, तो आप बोलेंगे सर ऐसा संभव नहीं है। संभव है बेटा, कैसे, जब कोई व्यक्ति को HIV होता है तो 3 साल यानी 2 से 3 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह उसमें क्या होता है, साइकिल चलता है। इसमें रोग के दिखने की जो टाइम होता है वो 3 साल से 14 साल तक, 3 साल से 14 साल तक के बीच में दिख सकता है, कहो वो 14वें साल दिखे। अब मान लो इस व्यक्ति ने जो ब्लड डोनेट किया वो 4 साल पॉजिटिव था, लेकिन भैया जब टेस्ट हुआ तो निगेटिव, तो इसने 3 साल यहां पे खून उसका ब्लड बैंक में रखा रहा, तो 7 साल हो गए। अब जब 7 साल के बाद फिर से चेक किया गया तो अभी निगेटिव आया ही नहीं था, तो वो तो पॉजिटिव आया ही नहीं था,
अब पॉजिटिव नहीं आया भैया तो ब्लड क्या माना जाएगा, निगेटिव है। अब वो रोगी में चढ़ा दिया जाएगा, मतलब जिसको ब्लड की जरूरत है। अब वो रोगी क्या होगा, उस रोगी में जब ब्लड गया तो जैसे 14 साल पूरे होंगे या 8 साल पूरे होंगे, मतलब जितने साल में उसको एक्टिवेट होना है, अब उतने साल के बाद में उसमें क्या होगा भैया, एड्स दिखेगा। हैरान, एड्स इंसान सुन ले कि मुझको एड्स है, मर जाएगा बेचारा। इतना तनाव क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ डिसीज, एड्स इज अ वेज ऑफ डिसीज। मीन्स एड्स कोई रोग नहीं है, एड्स रोगों का भंडार है, गुलदस्ता है ना। तो एक तो ये कारण, तो इसीलिए थोड़ा सा इतना खतरनाक कि होते हुए भी इस रोग की जानकारी नहीं होती, ये सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। अच्छा, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और आ गया कि आखिर अगर हमें एचआईवी टेस्ट कराना है तो कौन सी जांच कराएंगे भाई, तो एलिसा टेस्ट कराएंगे। कौन सी टेस्ट कराएंगे, एलिसा। ठीक है, कौन सी जांच कराएंगे, एलिसा। एलिसा टेस्ट कराते हैं, कौन सी, एलिसा जांच कराते हैं। एलिसा जांच में क्या होता है, एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव, ये चीज से पता चलती है एलिसा टेस्ट से। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी जांच है, तो एलिसा टेस्ट। ठीक है, अब दूसरी साझा इंजेक्शन से कैसे होता है, तो आप जाने हैं कि जैसे मादक पदार्थों की लती होती है, एक इंजेक्शन का उपयोग आधा आधा कर लेते हैं, 4 लोग कर लेते हैं, है ना। क्षतिग्रस्त भाग से छूने से, मतलब मान लीजिए किसी को घाव है, आपको भी घाव है, आपने छू लिया, उसका ब्लड आपके शरीर में, उसका ब्लड आपके शरीर, आपका ब्लड उसके शरीर में, तो जिसको होगा वायरस उसके साथ चला जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। पसीने से आप सोचेंगे सर पसीने में क्या होता है, पसीने के जब पोर खुलते हैं तो उसके साथ वायरस भी आ सकता है और वो पोर के माध्यम से आपके भी शरीर में जा सकता है। एंड लार, सोचेंगे सर लार में तो एंजाइम होता है, लार में एंजाइम होता है ना भैया, लार में एंजाइम होता है, लार में पानी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे शरीर की सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और उसमें भैया क्या होता है, ऑलवेज वायरस लिव विद इन लिविंग सेल। सजीव कोशिका के अंदर रहेगा तो वायरस एक्टिवेटेड रहेगा। तो अब भैया उसमें मुख की त्वचा जो छूट के रहते लार के साथ गिर गई और वो आपके शरीर में चली गई, तो क्या हो गया, यू मे बी एचआईवी पॉजिटिव। एंड इसीलिए क्या कहा गया कि एक प्लेट में खाना खाने से आपको एड्स नहीं हो सकता, साथ रहने से एड्स नहीं हो सकता, लेकिन साथ आप कैसे रह रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, ये मायने रखता भाई, है ना। इसके अलावा सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि एड्स इस दुनिया में जितने लोग होते सबको होता, एड्स इस दुनिया में हर किसी को होता, लेकिन क्यों नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हर किसी को क्यों होता, कुछ बच्चे हमारे सोच रहे होंगे, कुछ हमारे युवा भाई सोच रहे होंगे कि सर एड्स सबको क्यों होता। एड्स अगर हमारे मुंह से, बोलने से, श्वास से निकलता है, तो एड्स का वायरस के पास जो एचआईवी होता है उसके पास एक खास फैक्टर ये है कि वो कुछ ही सेकंडों में हवा में, आउट ऑफ सेल, हवा में सिर्फ कुछ ही सेकंडों तक जीवित रहता है। बाकी के वायरस होते हैं कि जैसे विद इन सेल फिर से जाएंगे, फिर से एक्टिव होंगे, लेकिन एचआईवी के पास नहीं है, कुछ सेकंड रह ले वायु में, मर जाए, फिर से सेल में जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इसीलिए अगर ऐसा ना होता, वायु के संपर्क में जाने पर कुछ सेकंड में मरता ना, तो दुनिया, भारत हो या पाकिस्तान या हो अमेरिका या हो नेपाल या जापान, दुनिया का हर व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित होता। होता कि नहीं होता, जल्दी से बताइए भाई आप। अगर वायु से फैलता होता तो दुनिया का हर व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित होता, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज मीन्स वेरी हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआईवी पॉजिटिव। एचआईवी वायरस is a causing agent of AIDS.
इसीलिए आपको इतने सारे कामों में से आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से काम नहीं करने हैं। केयरफुल तरीके से रहना, ये सारे काम नहीं करने हैं, अन्यथा आपका जीवन तहस नहस और आपके जीवन पर जो जिम्मेदारियां हैं वो तहस नहस हो जाएंगी। अब बात आती है कि यदि हो जाए तो कैसे पता चलेगा, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो आप लोग मत डरिएगा क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो एक हेल्दी व्यक्ति को भी होता है, जैसे रात में पसीना आना, यानी कि सोते समय पसीना आना, मुंह से लार का ज्यादा निकलना और गुप्तांगों या जननांगों पर दाने मस से निकलना और त्वचा संबंधी रोग होना और एक के बाद एक रोग होना, रोग का जल्दी अच्छा ना होना। ये हमारे बहुत ही नॉर्मल एंड कंफर्मेटिव सिम्टम्स हैं जो एड्स वाले व्यक्ति में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि यह रोग हो जाए तो इसका हम उपचार क्या करेंगे, है ना। देखो, अगर हम बात करें एड्स रोग का प्रारंभ जो है, अनुमानतः बात करें तो आज से लगभग मतलब इस एड्स रोग का जो प्रारंभ है आज से लगभग 25 साल पहले हुआ था। WHO के आंकड़े को अगर हम माने तो अकेले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 70,000 व्यक्ति HIV से ग्रसित हो गए हैं। यकीन नहीं होता है तो कभी आप KGMO में जाइएगा और वहां पर HIV विभाग में देखिएगा, इतने सारे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कभी उस चैम्बर में मत जाइएगा आप, क्योंकि उसमें ब्लड का सैंपल लेना, उस समय ब्लड की संभावना रहती है कि कहीं उनके हाथ में लगा हो, आपको लग गया, आप भी इंजर्ड हैं, देन वो जोन थोड़ा सा रेड जोन है ना। इसीलिए HIV को सिंबलाइज करने के लिए रेड क्रॉस, ये HIV का सिंबल है। ये क्या है? HIV का सिंबल है भाई, है ना। HIV को रेड रिबन से सिंबलाइज करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में HIV का संक्रमण जो है सबसे पहले सन 1986 में कब? सन 1986 में डॉक्टर सुनीति सोलेमन ने मद्रास में सबसे पहले देखा था, है ना। कहां देखा था? मद्रास में पहले देखा था, है ना। लेकिन यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है ना, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो यह हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाएं, जागरूक कराएं। ये हर एक व्यक्ति की, हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। इसे गंभीरता पूर्वक लें, समझें और लोगों को बताएं इसके नुकसान, इसके प्रसार के कारण। तो इस तरीके से हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और हमेशा हम अच्छे समाज, अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जिस देश का युवा, जिस देश के लोग हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उस देश का विकास तय है। एक देश है, उस देश का नाम आप लोगों को बताना है, जहां पर वो जो इंडेक्स
जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर आता है, उस देश का एक रूल है, यदि सामने वाले को लाख दुख हो और वह सामने बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, तो यदि आपने केस कर दिया तो उसको फिर जुर्माना भरना पड़ेगा भाई, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना ना भरने की स्थिति में उसको सजा हो सकती है। तो कौन सा देश है, ऐसा नियम किस देश में है, उसको आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और एक आप लोगों से ये वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा है, बहुत अच्छा लगा हमें। आप चैनल को सब्सक्राइब हम करने को नहीं कह रहे हैं, आप मत करिएगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इस वीडियो को कम से कम आप लोग जो है 10 लोगों के पास जरूर शेयर करें, अपने दोस्त के पास शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर करें, और जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसके पास भी शेयर करें, ताकि वह अपनी हैप्पी लाइफ को, अपने सुखी जीवन को व्यतीत कर सके। अब हम बात करते हैं कि भाई देखो, इन सभी चीजों को हम लोग नहीं करेंगे, और जो हमारे दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले हमारे युवा वयस्क व्यक्ति हैं, वयस्क पीढ़ी हैं, उनसे वो अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहे, ईमानदार रहे, जिससे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे कि एसटीडी डिसीज, हमारे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सब भी रोगों से उन्हें निजात मिलती है, उन्हें छुटकारा मिलता है, कभी ना होने का खतरा मिलता है, ना होने का खतरा होता है, मतलब कोई रोग नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, यदि हो जाए, क्योंकि हमने कहा केजीएमओ जाके देखिए, तो आप सोचेंगे सर अगर इलाज नहीं तो लोग केजीएमओ क्यों जाते हैं। देखिए, कहते हैं डूबते का तिनका सहारा, कहते हैं डूबते का तिनका सहारा। भाई, जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि एचआईवी पॉजिटिव है, उस व्यक्ति का क्या हाल होता है ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर करे किसी को एचआईवी ना हो, एड्स ना हो, लेकिन यदि हो जा रहा है तो डॉक्टर उसे ज्यों का त्यों नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए वहां पर उसे कुछ साहस प्रदान करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक के पर्पज से दी जाती है, रोग प्रतिरोधक का भी कार्य करती हैं, जैसे जाइडोवोडाइन है ना, नेवावीर है, डेलावर्डीन है, एम्फेटामाइसिन है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो दी जाती हैं, है ना। अब यहां पर बात ये आती है कि भाई ये औषधियां जो दी जाती हैं, ये क्या ट्रीटमेंट कर लेती हैं? नहीं। अगर ट्रीटमेंट कर लेती होती तो हम लोग सीधा इसका उपचार कर लेते। फिर भी दवाएं क्यों दी जाती हैं? फिर भी दवाएं क्यों दी जाती हैं? ताकि रोगी को भी लगे कि मेरा इलाज हो रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ तो सांत्वना होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे हतोत्साहित ना होने दें, है ना। आप उसको समझाइए, इलाज कराने के बारे में बताइए, और उसको बताइए कि वह किसी के साथ संभोग ना करे, है ना, और किसी को ब्लड ना दे, और किसी को टच ना करे, उसके साझा इंजेक्शन का ना प्रयोग करे, और इन सारी तरीकों को आप समझाइए उसके बारे में, जिससे कि वह भी समाज की सेवा कर सके। क्योंकि आप अगर अच्छे समाज के निर्माण में भूमिका निभाते हैं तो आप भी हम अच्छे देशभक्त, अच्छे नागरिक बनते हैं। अच्छे एक नागरिक होने की जिम्मेदारी को आप पूरा करते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग जो है इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, और एक आपको बता दें, इसी तरह की वीडियो या कोई आप किसी डिसीज के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, है ना, तो आप जिस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं या जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।